नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको टॉप 15 करंट अफेयर के प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश री एग्जाम हो, आरपीएफ हो या आरपीएफ एसआई हो, चाहे आगे जो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कोई यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम हो, सभी एग्जामों में करंट अफेयर या समसामयिकी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो आइए एक शायरी के साथ हम शुरू करते हैं। कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। तो आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपके सामने पहला प्रश्न आया है, पीएम सूर्य घर योजना। योजना का क्या नाम है? पीएम सूर्य घर योजना। इस योजना में क्या दिया जाएगा? मुफ्त बिजली दिया जाएगा। और यह मुफ्त बिजली प्रदान करने वाली योजना, इसके तहत कितनी यूनिट बिजली दी जाएगी? तो दोस्तों 300 यूनिट। ठीक है, 300 यूनिट। और यह किसकी योजना है? केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा योजना? सूर्य घर योजना। और कितनी यूनिट बिजली दी जाएगी? 1 यूनिट। अब कितने परिवारों को? 1 करोड़ परिवार को, 1 करोड़ परिवार को। कब? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। अर्थात हर साल, प्रतिवर्ष, हर ईयर 1 करोड़ परिवारों को कौन? केंद्र सरकार किसके तहत? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी देगी? 300 यूनिट। अगला क्वेश्चन, अगला है सिटवे बंदरगाह। गौर करिएगा दोस्तों, ऐसे बंदरगाह पूछ लिए थे एग्जाम में। अभी पिछला एग्जाम हुआ तो आपका चबहार बंदरगाह पूछा था, तो नेक्स्ट एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाता है बंदरगाह दोस्तों। तो जैसे आपका सिटवे बंदरगाह, ठीक है, तो आप इसमें बहुत कुछ न जानेंगे। सिटवे बंदरगाह म्यांमार के साथ, भारत सरकार ने म्यांमार के साथ मिल करके एक नया बंदरगाह डेवलप कर रहा है, सिटवे। सिटवे, सिटवे बंदरगाह किस देश के साथ? म्यांमार देश के साथ। कौन? भारत सरकार। तो कहेंगे भारत अब प्लस म्यांमार मिल करके कौन सा बंदरगाह डेवलप करेंगे? तो आप कहेंगे दोस्तों सिटवे। कौन सा? सिटवे क्या? बंदरगाह डेवलप करेंगे। कौन सा बंदरगाह? सिटवे बंदरगाह। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वाड। यहां पर एक शब्द है क्वाड, क्वाड 2। गौर करेंगे, क्वाड 1 नहीं, क्वाड 2। क्वाड 2 में कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों? तो हमारा भारत क्वाड 2 में शामिल नहीं है। अगर बात क्वाड 1 की जाएगी, क्वाड 1, अगर क्वाड 1 कहा जाए या सिर्फ क्वाड कहा जाए, तो इसमें आएगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अमेरिका और भारत। क्वाड में भारत आएगा। अगर आपका क्वाड पूछा जाएगा तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत आएगा दोस्तों। ठीक है। और क्वाड का गठन 2017 में किया गया था, इसकी पहली बात 2007 में हुई थी, तो बात की बात है। लेकिन वर्तमान में हाल ही में कौन? जापान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अमेरिका। लेकिन आगे भारत नहीं होगा, भारत नहीं होगा। कौन सा होगा? तो कहेंगे फिलीपींस, फिलीपींस। गौर करेंगे बात, ये चारों देश क्वाड 2 में शामिल रहेंगे। क्वाड 2 चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए दक्षिणी चीन सागर में एक सैन्य संगठन, इसे एशिया का नाटो कहते हैं। किसका नाटो? एशिया का। किसका नाटो कहेंगे? एशिया का दोस्तों। इसे हम क्या कहेंगे? एशिया का नाटो कहेंगे। क्वाड 2 को किस नाम से जानेंगे? एशिया का नाटो। और नाटो का शब्द आते ही आप समझ जाएंगे यह सैन्य संगठन है। और यह सैन्य संगठन नहीं, क्वाड 1 सैन्य संगठन नहीं, लेकिन क्वाड 2 सैन्य संगठन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, आप सबको पता है T20 वर्ल्ड कप 1 जून 2024 को प्रारंभ हो रहा है। कहां हो रहा है? तो आप कहेंगे अमेरिका, अमेरिका। पहली बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हो रहा है?
अमेरिका में, और प्लस वेस्ट इंडीज। कहां पर? वेस्ट इंडीज। अमेरिका वेस्ट इंडीज में होगा। और इसके राजदूत कौन बनाए गए हैं? यूसैन बोल्ट। अगर भारत की तरफ से कहा जाएगा तो भारत के तरफ से युवराज सिंह, भारत की तरफ से युवराज सिंह। लेकिन अगर कहा जाएगा T20 टीम की तरफ से, अगर आईसीसी के तरफ से, आईसीसी के तरफ से उसेन बोल्ट को राजदूत बनाया गया है। ऑप्शन में युवराज सिंह न मारिएगा, आईसीसी के तरफ से T20 के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट, जो बहुत बड़े धावक है उसेन बोल्ट। ठीक है, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर के 1 जून 2024 से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंक बेतवा नहर। अभी हाल ही में चर्चा में है लिंक बेतवा नहर। अगर आपसे पूछा जाए लिंक बेतवा नहर को किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, तो लिंक बेतवा नहर को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछा जाए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जल कहां से मिलता है, तो कहेंगे बेतवा नदी से। आप जानते हैं बेतवा, बेतवा यमुना, यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी है, नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अब बेतवा यूपी के बांदा जिले में, बांदा जिले जिले में जल से सिंचाई करवाएगी, सिंचाई किससे? जल से सिंचाई कराती है, कराती है। ठीक है दोस्तों, और बेतवा पर एक बांध है, बांध, उस बांध को हम कहते हैं राजघाट, राजघाट बांध दोस्तों। यदि पूछा जाएगा कि राजघाट बांध किस पर है, तो आपका जवाब होगा बेतवा नदी पर। अगर पूछा जाएगा कि बेतवा नदी लिंक परियोजना जो भारत सरकार लागू कर रही है, उसको किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो ऐसी जानकारी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। कौन नियुक्त किए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। अब देखिए 16वां क्या? वित्त आयोग, वित्त आयोग। अब थोड़ी सी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है दोस्तों, यह वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन होता है। किसका गठन? वित्त आयोग का। अगर आपसे पूछा जाएगा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है, तो 280 में। अब वित्त आयोग का काम क्या है, तो आप कहेंगे केंद्र, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य के बीच, बीच कर का बंटवारा, बंटवारा। अगर आपसे पूछा जाएगा केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जितना कर होता है वो कौन कलेक्ट करता है? वित्त आयोग। अब किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। अब वित्त आयोग वर्तमान में कौन सा चालू हुआ है? 16वां वित्त आयोग। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आयोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है और केंद्र और राज्य के बीच कर का बंटवारा करता है। और केंद्र कौन सा वित्त आयोग लागू किया है? 16वां वित्त आयोग। और ये भी गौर करेंगे सर जी कि जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग राज्यों को हिस्सेदारी देता है। तो वित्त आयोग के तहत सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारे उत्तर प्रदेश की है। अगर पूछा जाएगा टैक्स कलेक्शन जो होता है, उस टैक्स कलेक्शन के आधार पे सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में किसे भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया है? अब कभी चर्चा करेंगे लोकपाल पे सर, थोड़ा सा मैटर बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गौर करेंगे अजय खानवेलकर। भारत के लोकपाल किसे बनाया गया है? अजय खानवेलकर को। लोकपाल का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर जज ही होता है।
जैसे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है जब रिटायर होता है तो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जज होंगे, लेकिन मुख्य होंगे ये कोई गारंटी नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय वायुसेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और थल सेना, दो सेना है, वायुसेना और थल सेना, संयुक्त रूप से एक अभ्यास किए हैं। कहां किए हैं? पंजाब में दोस्तों। अर्थात हमारी वायुसेना हमारी थल सेना मिल करके एक संयुक्त अभ्यास की है। उस संयुक्त अभ्यास किस राज्य में की है? तो पंजाब में की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए पीएम विश्वकर्मा योजना, ये भी एक योजना है। आप जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना जो है भारत में जो लोग स्किल्ड अर्थात कौशल पर काम करते हैं, जैसे राजमिस्त्री हो या लकड़ी का काम करते हो, लोहे का काम करते हो, इन लोगों को सरकार लोन प्रोवाइड करने के लिए, इनका मदद और हेल्प करने के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना लाया। और पीएम विश्वकर्मा योजना को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वप्रथम लागू किया? तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, लक्षद्वीप नहीं, लद्दाख नहीं, चंडीगढ़ नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य है जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री ने किस जिले में कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा? आप जानते हैं त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, अब वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग में ऐसी मान्यता है नए ईश्वर का जो अवतार होगा किस रूप में होगा? कल्की रूप में होगा। इसे कल्की अवतार कहा जाएगा। हालांकि ये पहली ऐसा अवतार होगा जो अभी हुआ नहीं है, होगा। और मान्यता के अनुसार यह अवतार संभल जिले में होगा। संभल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और संभल में कल्की धाम मंदिर का आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। कहाँ रखा है? संभल में। तो उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर है तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इन चीजों को जरूर जानकारी में रखेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न जरूर आते रहते हैं। तो आप जान गए कल्की मंदिर। अब जानते हैं कृष्ण भगवान का मंदिर मथुरा में है, रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में है, विश्वनाथ जी का मंदिर बनारस में है, तो कल्की धाम मंदिर कहाँ है? तो संभल में है। अच्छा, अगला देखेंगे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। बहुराष्ट्रीय वैसे तो आता है सैन्य अभ्यास, तो सैन्य अभ्यास में दो देश शामिल होते हैं। सैन्य अभ्यास में कितने देश शामिल होते हैं? दो। लेकिन बात किया जाए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में एक दो देश नहीं, कई देश, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भारत, ऐसे मोटे तौर पर 15-16 देश इस अभ्यास में शामिल होते हैं। उस अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ और उसको नाम क्या दिया गया? शांति प्रयास फोर। क्या नाम दिया गया? शांति प्रयास फोर। और ये कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछेगा कि शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ किया गया है तो आपका जवाब होगा दोस्तों नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा भूमध्य सागरी देश, भूमध्य सागर पड़ता है अफ्रीका और यूरोप के बीच। ठीक है, आपको कभी मैप में हम बताएंगे, मैप में जब आप जाएंगे तो अफ्रीका महादेश के उत्तर में, उत्तर अर्थात ऊपर, मान लीजिए आपका ये अफ्रीका महादेश है, ठीक है, और ये आपका यूरोप है, इधर एशिया है। ठीक है, तो यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक महासागर है। ठीक है, एक महासागर है, इसी का नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ आप जानते हैं यहाँ लाल सागर है। अब भूमध्य और लाल सागर को एक नहर जोड़ती है, आप सबको पता है, स्वेज नहर।
सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर। लाल सागर के इधर अफ्रीका है और इधर एशिया है। एशिया मतलब एशिया को अफ्रीका से कौन सागर अलग करता है? तो आपका जवाब होगा लाल सागर, लाल सागर। ठीक है, लेकिन जब आप लाल सागर से आगे जाएंगे तो आपको यहां पर भूमध्य सागर मिलेगा। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। तो एक तरफ आपका यूरोप और एक तरफ आपका अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच जो सागर है इसका नाम है भूमध्य सागर, और इसके इर्द गिर्द जो देश रहते हैं अफ्रीका में उन्हीं को हम भूमध्य सागरीय देश कहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागरी कौन सा देश है? क्या भूमध्य सागरी? भूमध्य सागरी कौन सा देश है जो किसका सदस्य बना है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का। वो देश है माल्टा दोस्तों। कौन सा देश बना है हाल ही में? माल्टा देश। ठीक है, अब देखेंगे सर कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन क्या होता है। तो जब हम ग्लोब आपका बनाएंगे, मान लीजिए पृथ्वी का ग्लोब है, ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी के ग्लोब को जब हम दो पार्ट में करेंगे इसका नाम हो जाता है भूमध्य, भूमध्य रेखा। इसका क्या नाम होता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर कर्क रेखा है और इसके नीचे क्या है? मकर रेखा है दोस्तों, मकर रेखा। ठीक है, तो दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश पड़ते हैं उन देशों में सूर्य का प्रकाश काफी सीधा पड़ता है और ज्यादा पड़ता है। तो इन देशों ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने के लिए एक पैनल बनाया और उस पैनल को नाम दिया अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। हालांकि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का प्रस्ताव कौन सा देश दिया था? फ्रांस और प्लस भारत। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को काफी श्रेय जाता है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के गठन में। और किसके साथ मिलकर के? फ्रांस के साथ मिलकर के। और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के कौन से देश सदस्य होते हैं दोस्तों? तो कहेंगे जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है, जो देश कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पड़ते हैं वही अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के सदस्य है। और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिसे हम पहले गुड़गांव कहते थे, गुड़गांव का वर्तमान में नाम पड़ गया है गुरुग्राम। क्यों? क्योंकि यहीं पर पांडवों ने शस्त्र विद्या सीखा था, यहीं पर द्रोणाचार्य जी का आश्रम था, इसलिए इसका नाम गुरुग्राम पड़ गया। और गुरुग्राम ही अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है। और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का गठन किसके किसके द्वारा हुआ? फ्रांस और भारत में। तो हाल ही में कौन सा भूमध्य सागरीय देश इसमें शामिल हुआ है? माल्टा दोस्तों। जानकारी रखते हैं, जैसे हाल ही में नाटो में कौन शामिल हुआ, हाल ही में सार्क में कौन शामिल हुआ, हाल ही में G20 में कौन शामिल हुआ, हाल ही में G7 में कौन शामिल हुआ, हाल ही में ऐसे ओपेक में कौन शामिल हुआ, हाल ही में आसियान में कौन शामिल हुआ। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे दिखाएंगे कौन देश, कौन सा देश किस नए संगठन में शामिल हुआ। ठीक है, जैसे हाल ही में नाटो में कौन सा देश शामिल हुआ, तो आपको पता है डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है, अगर पूछेगा हाल ही में आसियान में कौन देश शामिल हुआ, तो आपका होगा तिमोर। अगर पूछेगा कि हाल ही में क्या नाम है अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन में कौन शामिल हुआ, तो आपका जवाब होगा माल्टा। अगर पूछेगा कि हाल ही में ब्रिक्स में कौन शामिल हुआ, तो आपका होगा क्या नाम है सऊदी अरब आदि देश। अगर पूछेगा कि हाल ही में कौन सा यूनेस्को में शामिल हुआ, तो श्रीलंका, अमेरिका। इसके पहले श्रीलंका और हाल ही में अमेरिका। अमेरिका यूनेस्को बीच में छोड़ दिया था, फिर हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी आपको देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। एक प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर पूछेगा यार्स मिसाइल, कौन सा मिसाइल? गौर करने वाली बात है, बहुत टॉप क्लास की, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का आशय होता है दुश्मन के मिसाइल को जवाब देने वाला। इसका क्या नाम है? यार्स मिसाइल। ठीक है, और यार्स मिसाइल क्या है? यार्स एक
बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल दोस्तों? बैलिस्टिक। मिसाइलों की वैरायटी होती है, अंतरराष्ट्रीय मिसाइल, अंतरद्वीपीय मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, एंटीसेप्टर मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी क्रूज मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। तो मिसाइलों की अपनी अपनी वैरायटी होती है। अब जो मिसाइल दुश्मन के मिसाइलों पर अटैक करती है तो ऐसे को हम बैलिस्टिक बोलेंगे। और बैलिस्टिक मिसाइल यार्स कौन सा देश बनाया दोस्तों? रसिया। रसिया अर्थात रूस। हाल ही में रूस ने एक नया मिसाइल बनाया है, यार्स मिसाइल। गौर करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस देश ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया। अब देखिए, गीता, भगवत गीता, महोत्सव मतलब त्योहार, उत्सव, तो आपका जवाब होगा श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेवा। हालांकि ये समसामयिकी थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा सा ओल्ड हो गया, लेकिन जानकारी सब अनिवार्य है। इसको आप कृपया कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कि अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में कि मुंबई में? ठीक है, तो आप कृपया जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगला समसामयिकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके सामने आएंगे। ऐसे वीडियो को आपके सामने हम रखते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।